it will carry on doing it. जी, क्वेश्चन पेपर 24, यस, अभी तो चल रही है, अल्लाह करे चलती रहे. लेट्स सी जी. Introduction of a trade union into a perfectly competitive labor market will always lead to higher wages and a higher level of unemployment. With the help of a diagram, evaluate this statement. पहले नंबर पे तो वो मैं जो 4 यूनिट कहता हूं कि प्रिपेयर कर लें और ऑब्जेक्टिव्स एहतियातन, उन्हीं में से क्वेश्चन देखो हमेशा सेक्शन बी का आता है. एक आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट फेलियर, ये वाला. सेकंड नंबर पे लेबर मार्केट, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स. ये 4 यूनिट इंस्टेड ऑफ 11 यूनिट्स थॉरली प्रिपेयर करने के, ये 4 को घोल के पी जाएं. बाकी 7 को मैं आपको ब्रीफ से नोट्स भेजूंगा, 14-16 पेजेस के, पूरी माइक्रो उससे रिवाइज हो जाती है. राइट, सो दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन मेड इट फ्रॉम माय नोट्स. बहुत अच्छा उसने काम किया था एंड शी इज राइट नाउ स्टडीइंग इन यूएस. तो बहुत अच्छे रिसोर्स है, उसको यूज कीजिएगा. मैं आपके एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में ये चीजें भेज दूंगा. अब मेरे बेटे, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड आई एम कीपिंग अ होप कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद ना हो. और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, मुझे लगता है बंद हो जाएगी. ओके, फिलहाल तो नहीं बंद हुई. गुड, चलें जी. ये है जी क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह समझें. वो क्या कह रहा है कि भाइयों, आप लोगों ने लेबर मार्केट का क्वेश्चन करना है और उसके अंदर ट्रेड यूनियन जब परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में इंटरफेयर करेगी, क्या हमेशा हायर वेजेस होंगी और हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ होगा? यानी जब भी वो वेजेस बढ़वाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ आएगी. तो सबसे पहले नॉलेज प्लस एनालिसिस के आपके पास हैं 14 मार्क्स. बहुत ब्रॉड स्कोप है. इवैल्यूएशन के सिर्फ 6 हैं. जब हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, नहीं जी आपकी स्टेटमेंट यहां ठीक है, यहां गलत है, फिर कंक्लूजन 2 मार्क का. अब मेरे बच्चों, फीचर्स या अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट लेबर मार्केट. बताना शुरू कर दें जी. व्हाट इज अ परफेक्ट लेबर मार्केट? Thousands of sellers and buyers in market. यस, Homogeneous. thousands ऑफ Low बायर्स barriers of यानी entry. फर्म्स. एक मिनट वेट करें, Homogeneous. एक मिनट वेट. शाबाश. thousands ऑफ फर्म्स यानी बायर्स ऑफ लेबर्स, thousands ऑफ सेलर्स यानी वर्कर्स. ये पहला फीचर. none of them can control wages, hence they are wage Wage takers. takers. तो पहला मैं लिख रहा हूं वेज टेकर्स, जैसे प्राइस टेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन. Mobility of labor. सॉरी, होमोजेनिटी, शाबाश, यानी ऑफ लेबर वर्कर्स की बिल्कुल एक जैसी स्किल्स हैं. Sir, mobility be occupationally and geographically mobile. बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं. होमोजेनिटी ऑफ लेबर, वर्कर्स हैव सेम स्किल्स, सेम क्वालिफिकेशन. So perfect knowledge. यस, सेम नॉलेज है, सेम डिग्रीज हैं, सब टीचर्स एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब डॉक्टर्स एक जैसी एफिशिएंसी से ऑपरेशन कर रहे हैं. रियलिटी में ऐसे नहीं होता. होमोजेनिटी ऑफ लेबर. फिर उसके बाद जी Perfectly परफेक्ट elastic. मोबिलिटी, यानी ऑक्यूपेशनल एंड जियोग्राफिकल. जहां बेहतर जॉब है, वर्कर्स फौरन वहां पे चले जाएंगे. नेक्स्ट क्या है जी? परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लेबर के पास भी और फर्म्स के पास भी. फिर हैं जी फर्म्स सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, यानी कहां पे हायर करेंगे? जहां मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू MRP is equal to MCL. रेवेन्यू प्रोडक्ट. बिल्कुल सही, MCL इज इक्वल टू MRP. ये वही MCMR ही है, लेकिन ये लेबर मार्केट है तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. डीकन हाउस किड्स, अगर आपको सर सईद MFC यानी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और MRP की बजाय कुछ और यूज करवा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, आप वो यूज कर सकते हैं. सबसे पहले आपने फीचर्स बता दिए परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट के, नॉलेज के. यहीं पे आपको 3-4 मार्क्स मिल गए. अब वो कहता है कि ट्रेड यूनियन जब परफेक्ट मार्केट में इंटरफेयर करती है, क्या वेजेस बढ़ा के अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं?
तो अब हमें A2 का क्वेश्चन है, सर बिल्कुल MCL किससे आर्टिकल स्टैंड बनाना करता है? है, ट्रेड यूनियन के रोल्स बताइए जी। व्हाट आर ट्रेड यूनियंस, पहली डेफिनेशन दें और फिर इनके रोल्स क्या हैं। They negotiate better pay and better working conditions for हाँ, labor. पहले डिफाइन कर दो, शाबाश। Trade unions are organizations that work Sir, for they are better working conditions. शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी कि इतने बच्चे आंसर कर रहे हैं। sir, they are ट्रेड, organized group of workers yes, that represent workers' interests. बहुत अच्छा। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स दैट रिप्रेजेंट वर्कर्स इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, मिलके एहतजाज करना, स्ट्राइक्स वगैरह करना एंड ऑल दैट। अब इनके रोल्स क्या हैं जी, क्या क्या मांगते हैं? Better working condition, higher wages, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड हायर वेजेस, परफेक्ट हो गया। non-fringe benefits, फ्रिंज holidays, बेनिफिट्स मांगेंगे, safety. ट्रेनिंग मांगेंगे कि मेरे वर्कर्स के, हमारे मेंबर्स की ट्रेनिंग करवाओ, रिडंडेंसी की टर्म्स निगोशिएट करेंगे, अनफेयर डिसमिसल है तो उसके खिलाफ फाइट करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, लॉयर वगैरह प्रोवाइड करेंगे अपने मेंबर्स को। समझ आ गया बच्चों? दिस 3 to 4 रोल्स आपने बता दिए, इन्हीं को फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस भी बोलते हैं। अभी तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? You have already embarked on 4 marks of knowledge and a couple of marks of analysis. सिर्फ ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे के आप 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब जी, ट्रेड यूनियन वर्सेस परफेक्ट मार्केट थ्रू मिनिमम वेज निगोशिएशन करके, सिंपल सा डायग्राम है बच्चों। मुझे बताओगे मैं कौन सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं? Sir, simple demand and supply जिसके अंदर supply left पे shift होगी. वेरी गुड अबीहा। वेज इधर लेबल करना है, लेबर, या कुछ टीचर्स एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं, दैट इज ओके एज वेल। कुछ टीचर्स एन लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, सब इकोनॉमिक बुक्स में एक्सेप्टेबल है। डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर थोड़ा टेढ़ा हो गया, डोंट वरी, ये वेज थी और इतने वर्कर्स एम्प्लॉयड थे। अब ट्रेड यूनियन ने, वेज यूनियन, अगर गवर्नमेंट का मिनिमम वेज हो वो भी सेम चीज है। अब जब वेज यूनियन उन्होंने लगाई, डिमांड फॉर वर्कर्स कम होके सिर्फ L1 रह गई और सप्लाई ऑफ वर्कर्स, हम सप्लाई कर्व तक गए, L2। अब मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए, जॉब लॉसेस कितने हैं? L2L1. L2L1, शाबाश, क्योंकि L वर्कर्स को जॉब मिली हुई थी, अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पूरा एरिया बताइएगा। L1 to L2. शाबाश, L1 to L2, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी विल डिपेंड ऑन PD एंड PES कर्व्स ऑफ लेबर। सब बच्चों को समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? Sir, ये please L2, L1 unemployment वाला एक बार दोबारा बेटे समझा पहले दो. कितने लोगों के पास जॉब थी? L L. नंबर वर्कर्स, OL, ठीक है। अब सिर्फ L1 के पास रहेगी, तो जॉब लॉस कितनों की हुई? L2 L1। और अनएम्प्लॉयमेंट है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, L1 to L2। कितने अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं? L2, जॉब सिर्फ L1 के पास है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द होल एरिया। अभी Okay, यू sir. गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अभीहा की आवाज एकदम से मैनली होगी, ठीक है, राइट। अब मेरे बच्चों, टॉप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है कि सप्लाई कर्व नीचे वाला खत्म हो गया और ये परफेक्टली King. इलास्टिक सप्लाई कर्व विच इज ACL MCL बन गया। और अगर फर्म को मजीद वर्कर हायर करने हैं, किंक आएगा और यहाँ पे MCL विल बी ग्रेटर देन ACL। जिनको ये नहीं समझ आया, डोंट वरी अबाउट इट। जी बच्चों, समझ आ गया? अब हम जरा स्टेटमेंट पे जाते हैं। अब उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि अगर ट्रेड यूनियंस हायर वेज कराती हैं तो हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इस डायग्राम को देखो, क्या ये बात सच्ची है?
वेजेस बढ़ी हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? Yes, Yes. sir. Yes, the statement is totally true. In case of a perfect market, if trade union negotiates minimum wage, there will be higher wages, but it will be at the expense of unemployment. 100% clear बच्चों? कोई question? सर कंक्लूजन एक दफा रिपीट कर दें, हाँ जी, एक दफा रिपीट कर दें। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि जब भी ट्रेड यूनियंस परफेक्ट लेबर मार्केट में इंटरवीन करती हैं, हायर वेजेस होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो क्या इस डायग्राम के मुताबिक हायर वेजेस के रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? Yes, sir. तो यहां पे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक अब है उसके सर। बाद हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, ट्रेड यूनियन वर्सेस परफेक्ट मार्केट थ्रू रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ लेबर। अब कुछ ट्रेड यूनियंस के पास बहुत पावर होती है, इसको बोलते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर लिखो एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात, क्लोज शॉप। अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, आप उस इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकते, राइट? अब ये है हॉलीवुड एक्टर्स एसोसिएशन में ऐसा है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है ट्रेड यूनियन के, तो आपको कोई फिल्म नहीं मिलेगी, कोई ड्रामा नहीं कर सकते, मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो अब सप्लाई लेबर की ट्रेड यूनियन के हाथ में आ गई। तो जब भी वो वेज बढ़ाना चाहेंगे, मुझे बताएं क्या करेंगे सप्लाई को? वेज बढ़ाने के लिए सप्लाई कर्व को क्या करेंगे? Left पे shift करेंगे। लेफ्ट पे शिफ्ट करवाएंगे। उसका तरीका क्या है? मेंबरशिप क्राइटेरिया मुश्किल करवा देंगे कि आपने कम से कम 10 फिल्में की हों, इतने शोज में आपने मॉडलिंग की हुई हो, तो अब कम वर्कर क्वालिफाई होंगे उस जॉब के लिए। तो बेसिकली L2L1 जॉब लॉसेस होंगी। तो अब मुझे बताएं क्या स्टेटमेंट दोबारा सही है कि वेजेस बढ़वाई लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी? Yes. यस और नो बच्चों बताइए। Yes. Yes, sir. Yes, the statement is again true. अब एक और सिचुएशन, ट्रेड यूनियन वर्सेस परफेक्ट मार्केट थ्रू इंक्रीज इन Demand की increase Yes, करा trade MRP skill। या डिमांड कर्व, वो वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें, अपने वर्कर्स को, अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग दे दें। ट्रेनिंग की वजह से वर्कर्स का डिमांड कर्व, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वो पूरा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पूरा राइट पे शिफ्ट हुआ D1 पे, इक्विलिब्रियम आया E1 पे। बहुत सिंपल से डायग्राम है, वेज बढ़ी और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं कि जी वेज बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी? No, sir. No, sir. अब ये स्टेटमेंट झूठी है, वेजेस भी बढ़ी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। सो देयर व्हेन ट्रेड यूनियंस इंक्रीज MRP थ्रू ट्रेनिंग देयर वर्कर्स, इंक्रीजिंग देयर स्किल्स, वर्कर्स की डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, फर्म्स के प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, मुझे बताएं वर्कर्स की डिमांड क्या होगी? सर इंक्रीज होगी। शाबाश। अगेन सेम डायग्राम, बेशक ऊपर वाले को रेफर कर दें अगर टाइम कंस्ट्रेंट्स नजर आ रहा है। इस केस में भी MRP डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम ऊपर आएगा, वेज रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इस केस में नहीं होगी। So in दो conditions में trade unions can not only increase wage rate but also not cause unemployment. बच्चों समझ आ गया या थोड़ा सा और बताऊं? सर अगर फर्म्स कैपिटल इंटेंसिव हो रही है तो डिमांड कम होगी। अब हम इवैल्यूएशन पे जाते हैं। एनालिसिस हमारा पूरा हो गया, लेकिन अगर कैपिटल बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है लेबर का,
तो firms will not hire workers even with economic growth. They'll hire more robots, AI, technology. There may be unemployment if workers ask for higher wages. Also will depend on the demand for final product. अगर final product की demand inelastic है, workers wage ज़्यादा मांगते हैं, firms दे देंगी, क्योंकि उनको पता है भाई कि भाई inelastic demand है, price बढ़ा भी देंगे तो हमारा revenue बढ़ेगा. अगर trade unions, अगर wages are a small part of cost, बहुत थोड़े वर्कर हैं, ऑटोमेटेड सी कंपनी है, कैपिटल बेस्ड है, कुछ प्रोग्रामर्स हैं, वो कहते हैं हमारी वेज बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट पे ज्यादा असर नहीं आएगा. ये मेरे नोट्स में 7 फैक्टर्स लिखे हुए हैं व्हेन ट्रेड यूनियंस कैन इंक्रीज वेजेस विदाउट कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. बच्चों, कोई कंफ्यूजन? अब जरा इसकी मार्क स्कीम पे जाते हैं. मार्क स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, 23, 24 की, बड़ी डिटेल्ड, इनको यूज करें. पूरा बता रहा है. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस के 14 मार्क्स, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 यानी इवैल्यूएशन जो कि लिमिटेशंस हैं, स्टेटमेंट को चैलेंज करना है, कंक्लूड करना है, उसके 6 मार्क्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट लेबर मार्केट शुड बी डिस्क्राइब्ड, हमने 4 किए. रोल एंड मेन एम्स ऑफ ट्रेड यूनियन शुड बी आउटलाइन, हमने 4 किए. Diagram should be provided which shows wages are determined in perfect competitive labor market. Oh, अच्छा, ये मैंने मिस किया. And how the impact on wage rate and level of employment within each firm. ये मैं आपको वहाँ कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल उस वक्त ख्याल नहीं आया, हमने ऊपर ही कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी. लेफ्ट साइड पे आप इंडस्ट्री का डायग्राम बनाएंगे. इंडस्ट्री में परफेक्ट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम तय होता है, वेज सेट होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स हायर होते हैं. यही वेज तमाम फर्म्स का परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व बन जाता है, क्योंकि सब वेज टेकर्स हैं. फिर हम जब एमआरपी यानी डिमांड कर्व फॉर लेबर लगाते हैं, उसके मुताबिक ये नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हो जाते हैं. इस सारे एरिया में मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा था कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर. प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, वो इस आउटपुट पे नंबर ऑफ वर्कर्स रोक देंगे, क्योंकि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, लॉस हो रहा है. ये डायग्राम समझ आ गया साइड बाय साइड वाला? सर दोबारा समझाना. इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई के थ्रू वेज सेट हुई, तमाम फर्म्स ने उसी पे वर्कर्स को हायर करना है, ये वेज टेकर बन गए. सप्लाई एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर भी है, हर वर्कर $10 पे हायर हो रहा है, और एडिशनल भी हर वर्कर को $10 पर आवर मिल रहे हैं. तो स्ट्रेट लाइन जैसे डिमांड AR MR बन जाती थी परफेक्ट मार्केट में. इधर सप्लाई ACL एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर बन गई. फिर हमने MRP लगाया, डिमांड कर्व फॉर लेबर. जितनी देर मार्जिनल रेवेन्यू जो वर्कर एडिशनल ऐड करके दे रहा है वो ज्यादा है कॉस्ट से, प्रॉफिट है. ई पॉइंट पे पिछला सारा प्रॉफिट जमा होके मैक्सिमाइज्ड, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं. उसके बाद लॉसेस, तो फर्म L0 पे रुक जाएंगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. समझ आ गया मेरा बेटा? अभी भी नहीं आया तो दोबारा बता दें. यस सर, आगे. ओके, बैक टू द क्वेश्चन. तो हमने परफेक्ट लेबर मार्केट का डायग्राम मुझसे मिस हुआ था, वो बनाना है. एनालिसिस डिस्कस ऑल्टरनेटिव वेज इन विच अ ट्रेड यूनियन माइट अफेक्ट वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट. रेफरेंस माइट बी मेड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर, जैसे हमने किया. Analysis should be used to determine the extent to which intervention of a trade union can influence wage and employment level in a perfectly competitive labor market. Evaluation क्या है? In some cases, introduction of trade union might lead to an increase in productivity of workforce. जैसे हमने डिमांड बढ़ाई थी through provision of better training, although an increase in productivity may also be produced by substituting capital. हो सकता है firms capital पे move कर जाएं, हमने ये बात भी की. Trade unions might gain higher wages for labor because this makes capital relatively cheaper. Machines might be substituted for labor. Impact of higher wages on employment will also depend on how easy it is to substitute capital for labor. Lastly, if trade unions manage to bargain for higher wages, but the new wage is above market equilibrium, जो पहला diagram हमने बनाया था, there'll be excess supply of labor, higher unemployment होगी wages बढ़ने के साथ. Conclusion is कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज वाली गलत है. अगर ट्रेड यूनियंस वर्कर्स को ट्रेन करवा देते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव करवा लेते हैं उनको, या इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड था, ना सिर्फ वेजेस बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, डिपेंडिंग के कैपिटल कितना अच्छा सब्स्टिट्यूट है लेबर का. जी मेरे बच्चों, एनी कंफ्यूजन्स?
All right, G, back to the question. My advice, always choose economic efficiency question before looking for another option, क्योंकि by the end of this session, although my students already are quite a bit of an expert on efficiency, even मेरा हल्का स्टूडेंट भी ना 8-10 मार्क ले लेगा efficiency में. जो आउटसाइड ग्रुप्स हैं, क्रेसेंट, बीकन हाउस, आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एफिशिएंसी पे बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे इंशाल्लाह ताला. अब मेरे बच्चों, सेक्शन सी, जहां पे मुझे लगता है बच्चे मार्क्स लूज करते हैं. अब मेरे नोट्स में आपने कौन कौन से यूनिट्स करने हैं? यूनिट 3 यानी गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिर यूनिट 6 to 10 यानी अनएम्प्लॉयमेंट से लेके ग्लोबलाइजेशन तक. अब देखो, पहला क्वेश्चन पॉलिसीज में से है, दूसरा क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन में. आप लोगों ने मेरे साथ क्या सपोर्ट करनी है? व्हाइल आई एम डूइंग दीज पास्ट पेपर्स विद यू, आप लोग रिवीजन ऑफ दीज चैप्टर्स, माइक्रो के इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, 4 यूनिट बहुत अच्छे तैयार करके बाकी छोटे नोट से रिवाइज, ताकि सेक्शन ए और एमसीक्यूज कर सको. फिर जी मैक्रो के यूनिट 3 एंड 6 to 10, ये आप लोग जिस दिन पूरे कर गए, आपको इस पास्ट पेपर सेशन का सही फायदा मिलेगा. तो विद इन अ वीक कोशिश करें कि आप लोग माइक्रो और अगले वीक मैक्रो अपनी फिनिश कर लें. अब मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम विद सीआई इज कि वो यहाँ पे आपको A2 का बच्चे हैं, आप लोगों को बड़ा हाई लेवल स्टूडेंट रेट कर रहे हैं कि भाई आप लोग एडवांस लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं. So no reason why you should not be able to give extra information जो कि साफ साफ क्वेश्चन में नहीं है. तो मेरी एडवाइस यहाँ पे क्या होगी, क्वेश्चन को मैं पहले ले जाता हूं इधर, और फिर एंड हाँ क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी ठीक है. तो अब जी मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा पोस्ट करता हूं और आपको जरा सिखाता हूं कि कैसे आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है जिसके आपको स्कोर्स मिलेंगे. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, उसने एक डायग्राम बोला है, हम 4-5 बनाएंगे हर क्वेश्चन में. असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच माइट बी यूज्ड टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब की टर्म हमारे पास कौन सी है मेरे बच्चों, नॉलेज प्लस एनालिसिस के लिए? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं, सबसे पहले इन्फ्लेशन, यही मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो डिफाइन इन्फ्लेशन, इट इज अ कांस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री ओवर अ ईयर. 3 बातें, कांस्टेंट राइज, जनरल प्राइस लेवल, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोलना, जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ओवर अ ईयर. इन्फ्लेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. हालांकि उसने नहीं मांगा, रिक्वायर्ड है. डिमांड पुल बेसिक सा बता दो, डिफाइन कर दो कोई बच्चा, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? It is when it is due to the rise in aggregate demand when It's aggregate due to supply rise in cannot be aggregate increased. demand, and aggregate supply cannot be increased because economy is on full employment. अब थोड़ा सा बता दें, this can be due to any injection in the components of aggregate demand, C plus I plus G plus X minus M. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको पता है ये, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स. अब मेरा बच्चा, कॉस्ट पुश को बहुत अच्छा हमने करना है, तो मुझे बताएं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? Nobody सर knows जब cost push? या सर जब इंपोर्ट्स की वो कॉस्ट बढ़ती है तो फिर अच्छा, सारी अब आपने इकोनॉमी में रीजन डाउनवर्ड्स. तो सही बताइए लेकिन डेफिनेशन नहीं बताई. So when the cost of production Yes, of this is the due to whole rise industry in, increases. हाँ, this is due to rise in cost of inputs or cost of production, which reduces aggregate supply, shifts to the left, price level rises. अब इसकी कुछ रीजंस देते हैं, वही रिवेंटस के फैक्टर्स, रॉ मटेरियल्स का महंगा होना, इंपोर्टेड या लोकल, इनडायरेक्ट टैक्सेस का लग जाना, सब्सिडीज का रिमूव होना, वेज प्राइस स्पाइरल, एनीथिंग. 3-4 रीजंस. अभी तक कुछ नहीं था क्वेश्चन में इसका पूछा उसने, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है.
समझ आ गया बच्चों? आपके नॉलेज के मार्क्स कब के हो चुके हैं? अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉलिसीज जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम करती हैं। मुझे बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? जी, अब हमारे पास मेनली कॉस्ट पुश के लिए कौन सी पॉलिसीज है, मुझे ये बताएं। फिस्कल, Supply side. सप्लाई साइड, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉन सप्लाई साइड पॉलिसी जो कि मॉनेटरी का हिस्सा है। कैन समबडी टेल मी व्हिच वन? Exchange rate? सॉरी, Sir, a decrease in interest rates. नो 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 नो, Exchange rate? उससे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी उल्टी। एक्सचेंज रेट रीवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन नहीं लिखना, रीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट विल डिलिबरेटली रीवैल्यू देयर करेंसी, तरीका भी बता दो, दे विल बाय देयर ओन करेंसी एंड सेल फॉरेन रिजर्व्स और रेज इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट हॉट मनी इनफ्लोज। समझ आ गया मेरा बेटा? प्लीज अगर नहीं तो पूछ लें। अब एक्सचेंज रेट आपने रीवैल्यू किया, एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस क्या हो गई? हाई, सॉरी उल्टा कर गया हूं। इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या हो गई? लो। तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स क्या हो गए? बोले बेटे, विल बिकम Sir, cheap. चीप। बिल्कुल सही है। उससे हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स इंपोर्ट कर रही थी उनकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई। डिक्रीज। अच्छा सॉरी, मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाना भूल गया। पहले आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना, इधर प्राइस लेवल पीएल भी चलता है, रियल जीडीपी या रियल आउटपुट, और आपने एग्रीगेट डिमांड लगाया, एग्रीगेट सप्लाई लगाया, गलत लेबल, कोई स्कोर नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, कोई स्कोर नहीं। ये प्राइस लेवल था, ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम था, एएस को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, प्राइस लेवल बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी आई, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब एक्सचेंज रेट आपने रीवैल्यू किया है मेरे बेटे, रॉ मटेरियल्स चीप हुए, डोमेस्टिक फर्म्स की कॉस्ट कम हुई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी और हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई। क्यों ऐसा नहीं होगा मुझे बताएं। थिंक ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। Sir, protection is there? शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होगी। इसके Sir, Gini रिजल्ट में शाबाश शाबाश, बोले सर जेकब इफेक्ट की वजह से शॉर्ट रन में नहीं हो पाएगा। शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी बिकॉज ऑफ साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। शॉर्ट रन डिमांड पुल राइजेस, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा था, और बताएं। आपने करेंसी बढ़ाई है, अदर कंट्रीज रिटेलिएट, yes they can. might revalue more, वो अपनी करेंसीज को और ज्यादा रीवैल्यू कर दें, या टैरिफ्स एटसेट्रा अपनी इंपोर्ट्स पे लगा दें। समझ आ रही है आपको? हमारी इंपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट टैरिफ्स भी होते हैं, वो लगा दें, तो उसके रिजल्ट में हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। एवरीवन क्लियर? सर हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो इफेक्ट होंगे। सॉरी, सर हमारे एक्सपोर्ट्स भी जो कम नहीं होंगे। एक्सपोर्ट्स तो कम होंगी, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे है, ठीक है? अब मेरा बेटा सर वापस चलते हैं सप्लाई साइड। कितनी करनी है डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू एक्सप्लेन ईच पॉलिसी। एक पॉलिसी साथ ही लिमिटेशंस यानी इवैल्यूएशन होती जाए। क्या करवाएं कि हमारी लेबर बहुत स्किल्ड हो जाए, स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा? कॉस्ट लो होगी हमारी प्रोडक्शन की, ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लो हो जाएगी। समझ आ गया?
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से स्किल्स वर्कर्स की बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नई जनरेशन हो, जनरेशन Z, आप लोग लिखें AI यूज कर सकेंगे, लेटेस्ट रोबोट्स इंडस्ट्रियल यूज कर सकेंगे, फ्लो लाइन मशीन्स, कैड कैम, उससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लो हो जाएगी। लेकिन व्हाई वुड दिस नॉट वर्क? कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्रेन ड्रेन। Sir, brain drain. ब्रेन ड्रेन, परफेक्ट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रिजल्ट में कॉस्ट आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्रेन ड्रेन, लॉन्ग रन इफेक्ट। तकरीबन सब सप्लाई साइड पॉलिसीज का सेम प्रॉब्लम है। अब जी और क्या करें? सब्सिडीज दे दें अपनी फर्म्स को, जिसके रिजल्ट में अगेन कॉस्ट कम, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश वाली कम। कुछ समझ आ रहा है कितना इजी है? लेकिन सब्सिडीज आर एक्सपेंसिव, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनएफिशिएंट, फर्म स्टार्ट रिलाइंग ऑन देम, और लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट आएगा। सबको समझ आ रहा है बेटे मैं क्या करवा रहा हूं? I would say 4 supply side policies कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन क्या उसको बोलते हैं, क्या Privatization, privatization, investment in research and development, all of that will reduce your cost and as a result आपकी cost push inflation कम हो जाएगी। लेकिन सब में cost है, opportunity cost है, long run में जाके आएगा। तो at the end कितनी effective हैं जी supply side policies? They are very effective. They are designed to reduce cost push inflation. तो होता जरूर है लेकिन शॉर्ट रन में हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आता है, पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। अब बेशक आप लोग यहाँ पे वो डायग्राम बना दें, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, पहले इलास्टिक फिर इनइलास्टिक फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस लेवल, जीडीपी। अब जी एग्रीगेट डिमांड भी साथ बढ़ती है, ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं, फिर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बाहर शिफ्ट कर दें, फिर एंड पे लिखिएगा सारे एम्स भी हासिल हो रहे हैं और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हमने कंट्रोल कर ली है। बच्चों समझ आ गया? आई नीड सम रीअफर्मेशन, मुझे कंफर्म नहीं है कि बच्चों को आइडिया हो रहा है। जी सर आ गया। जी सर जी। लेट्स गो बैक, लेट्स चेक इट विद द मार्क स्कीम। अब मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन था, a clear outline of different causes of inflation and why inflation might cause problems। अच्छा ये मुझसे भी मिस हुआ, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा सा शू लेदर कॉस्ट वगैरह बता दें, मेन्यू कॉस्ट, इनकम गैप्स बढ़ना। मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, रिवेंटस के 3-4 फैक्टर्स, एक्यूरेटली लेबल्ड डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट माइट यूज, कौन कौन सी पॉलिसीज, एग्रीगेट सप्लाई वाली, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन एजुकेशन पे, वही बातें जो हमने की। उसने कहा इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट माइट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय रिड्यूसिंग वाइड सब्सिडीज, रिड्यूस इनडायरेक्ट टैक्सेशन, रिमूविंग टैरिफ्स ऑन की इंपोर्ट्स या रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। लेकिन सबके मसले क्या हैं? इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सब्सिडीज और डिक्रीजिंग द यूज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा, टैरिफ हटाने से करंट अकाउंट डेफिसिट में, अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन सप्लाई साइड पॉलिसीज जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में करती हैं क्योंकि हम कैपिटल इंटेंसिव हो रहे होते हैं। अदर पॉलिसीज जो हैं स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह से, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, ब्रेन ड्रेन आता है। Conclusion should attempt to assess the relative effectiveness of each policy approach and consider which approach is likely to be most effective. Supply side is the best one. It will be achieved only in the long run. बच्चों समझ आ गए? जी सर जी। ओके वंडरफुल। अब हमारा सेक्शन सी खत्म हो चुका है। सॉरी एक क्वेश्चन रह गया तो लेट्स फिनिश इट। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स बिकॉज इसमें इतने वाइड एंगल्स हैं आंसर करने के
कि बच्चों आप लोग हैरान हो जाओगे कि आपके पास खुद कितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। मुझे कोई प्यारा सा बच्चा बताए ग्लोबलाइजेशन होती क्या है और उसके 4 एंगल्स क्या हैं। Globalization is when when firms become interdependent of each other, the world becomes a one single market. Very nice, shabash. Right? Globalization is when world starts becoming like one single market. Through किस चीज की वजह से? Free MNCs, trade, free trade, multinational companies, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, और लेबर ट्रांसफर, लेबर एंड कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, ये ही ग्लोबलाइजेशन है। अब आप फ्री ट्रेड के फायदे नुकसान लिखो हाई इनकम इकोनॉमीज के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिखो, लेबर एंड कैपिटल ट्रांसफर के फायदे नुकसान लिखो, सारे आपके एनालिसिस और इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी। एंड पे आपने कंक्लूजन देना है। अब हमने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह डिफाइन करना है। ग्लोबलाइजेशन इज व्हेन कंट्रीज बिकम इंटरडिपेंडेंट, they become like one big market, a global village, through greater free trade of goods and services, transfer of multinationals in different countries, technology, ideas, labor and capital transfer, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन कॉज करता है। हाई इनकम इकोनॉमीज के कोई 4 फीचर्स बता दो, बताइए मुझे, व्हाट आर हाई इनकम इकोनॉमीज? high GDP per capita, good शाबाश, infrastructure, high literacy costs, high literacy ratio, low debt बिल्कुल। rates. हाँ, अब देखो इस बच्चे ने क्या किया, ईमान ने सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज किए हैं, हाई रियल जीडीपी पर कैपिटा, हाई वैल्यूज ऑफ एचडीआई, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल, लो इनकम होता तो हम उल्टा कर देते। उसके बाद मेरा बेटा यहां पे जो उसने एक वर्ड लिखा है, विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस पे हमने डिस्कशन करना है और इवैल्यूएट करना है। तो क्योंकि टाइम कम है तो आई विल गो स्ट्रेट टू द मार्क स्कीम और वहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे 14 मार्क्स के लिए, ग्लोबलाइजेशन वुड प्रमोट फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, cultural and political ties would be strengthened. Key characteristics of high income countries would include high levels of productivity, high GDP per capita, more dependence on producing and exporting secondary and mostly tertiary goods and services. High living standards are generally associated with low poverty level, advanced infrastructure, good housing, education, health, low infant mortality. ये हमने knowledge के marks ले लिए. Sorry, economic growth. Economic growth is usually measured by changes in real GDP per capita in a specific time period. Improvement in living standard बहुत बड़ी term है. Quality of life, money, education, health, quality of environment, availability of choices, freedom, spiritual tranquility तक को IMF ने इसमें शामिल किया है, World Bank ने. So globalization through trade and technology transfer should provide opportunities to create more real wealth, higher levels of tax revenue received by a high income country's government. This will enable more expenditure on health, housing and education, as well as increased access to more consumer goods. Free trade के फायदे बता रहे हैं मेरे बच्चों, चॉइस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, टैरिफ्स वगैरह क्योंकि ज़्यादा ट्रेड हो रही है, टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, उसको वो एजुकेशन हेल्थ पे लगा रहे हैं, लेकिन अब वो इवैल्यूएशन की तरफ जाएगा। लिंक्स बिटवीन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट क्लियर। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव मेजर है, जीडीपी क्वालिटेटिव नहीं है, इसके लिए हमें एचटीआई, एमपीआई वगैरह यूज करने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ विच डिपेंड्स ऑन ग्लोबलाइजेशन विल इंक्रीज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिससे पोल्यूशन आएगी। इट्स नॉट क्लियर हाउ any benefits of economic growth might be used in a high income economy. Globalization might lead to an increase in cheap imports from low income economies, जैसे चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका और इनका स्टील की मार्केट में, जापान ने गाड़ियों की मार्केट में। Conclusion might attempt to form an overall judgment on short term and long term benefits of globalization
in relation to improvement of living standards in high income countries. अब जरा गौर करो, क्वेश्चन बज़ाहिर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे था, लेकिन वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, लिविंग स्टैंडर्ड्स ने इसको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक कर दिया. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Alrighty, I am closing the class unless you have any questions, मेरे बच्चों.